से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। इसी तरह के विविधता से भरे हमारे देश में वाणियों का अनोखा संगम है, जहां हमें अनेकता में एकता देखने को मिलती है। हमारे देश में कुल 1652 भाषाएं बोली जाती है, जो कि अपने आप में ही एक अनोखा संकल्प है लोगों के बीच पे अपनी संस्कृति को परोए रखने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी। आप वरिष्ठ साहित्यकार और वरिष्ठ कहानीकार हैं। आपका मैं मंच में स्वागत करती हूँ। कृपया मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर श्री इंद्र सिंह ठाकुर जी को। आप प्राचार्य हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय में, और मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सभी इनको पहचानते होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि समय समय पर इनका मार्गदर्शन, इनकी कविताएं और इनके शोध पत्र और इनकी जो हम कह सकते हैं बुक्स हमें पढ़ने को मिलती है। बहुत अच्छे शब्दों इनके हमें समय समय पर पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद में अकादमी के सचिव श्री करम सिंह ठाकुर जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। करम सिंह ठाकुर जी की बदौलत ही आज हम सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं। आज पूरे विश्व में मातृभाषा को लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और करम सिंह जी की बदौलत आज हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल से बहुत सारी जो बोलियां लुप्त होने वाली थी, उनका संरक्षण करने में जो पूरी अकादमी है जी जान से कोशिश कर रही है, ताकि वो उनका संरक्षण कर सके और आने वाली संस्कृति को इन बोलियों का महत्व बता सके। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अनुराग विजयवर्गीय जी को। सर आप आइए। आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इसके साथ ही ये आयुर्वेद में एक डॉक्टर के पद पर आसीन है, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक अलग विषय से हटकर साहित्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान कर रहे हैं। सर मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ये जो मातृभाषा दिवस है, आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों जरूरत पड़ गई इस दिवस को मनाने की, कि हम सभी तो पहाड़ी हैं, हम अपनी पहाड़ी बोलियां बोलते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो आप लोगों को जान के बहुत हैरानी होगी, जो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, कहने को तो एक छोटा सा प्रदेश है जहाँ पे केवल 12 जिले हैं, लेकिन यहाँ पर 34 बोलियां बोली जाती है। तो आप ये देखिए कि केवल हिमाचल प्रदेश में इतनी बोलियां आपस में जुड़ी हुई है, जिन्होंने हम सभी को आपस में बांध रखा है। इसका उद्देश्य यही है कि ये जो बोलियां हैं, मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियां बहुत जल्दी से इंग्लिश, हिंदी और ये जो हमारी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, उसके प्रति आकर्षित हो रही है, और कहीं ना कहीं अपनी जो ये विरासत में मिली जो भाषाएं हैं उन्हें पीछे छोड़ती जा रही हैं। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपनी अभी जो उनके जो दादा नाना जो बोलियां बोलते होंगे वो उन्हें नहीं आती होगी। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए जागरूक होना कि ये जो बोलियां हैं कहीं ना कहीं इन्होंने हमारी संस्कृति को अपने अंदर संजो कर रखा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इन बोलियों के माध्यम से हमें मिलती है, जो कि साधारण भाषा में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आज का हमारा ये दिवस मनाने का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने बोलियों का संरक्षण करें। उनको हमें गर्व होना चाहिए, जो हमारी बोलियां हैं उनको बोलते हुए हमें गर्व होना चाहिए कि हम पहाड़ी है, हम पहाड़ी बोलियां बोलते हैं, कि हम किसी भी प्रदेश से, हम पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, हम जहाँ से भी है, हमें गर्व होना चाहिए अपनी बोली बोलते हुए, क्योंकि ये बोलियां हैं जो हमारा भारत है उसे अनेकता में एकता का दर्जा देती है। इसके बाद मैं कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से करना चाहती हूँ। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी खड़े हो जाएं। मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ
व्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भाषा के संदर्भ में अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। इंद्र सिंह ठाकुर जी। आज के इस विशेष दिन के पावन अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी, डॉक्टर करम सिंह जी अकादमी सचिव, आदरणीय विजय वर्गीय जी, वरिष्ठ साहित्यकार श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, संसालवी जी और मंच संचालिका के रूप में साक्षी और सभी इस सभागार में रोटरी क्लब के बैठे साहित्य अनुरागी और भाषा प्रेमी। कहते हैं कि भाषा मनुष्य का आभूषण होता है, विशेषकर जब भाषा, धर्म और संस्कृति तथा राष्ट्रीयता की बात आती है। ये ऐसे चार तत्व हमारे जीवन के हैं जो मनुष्य को मिलाते भी हैं और अलग भी करते हैं। मिलाने और अलग करने का जो सेतु है वो भाषा होता है। हमारे यहाँ नाद ब्रह्म की परिकल्पना की है, शब्द ब्रह्म की परिकल्पना की है, शब्द ब्रह्मास्मि। देखिए ये जरूरत हमें क्यों पड़ी मातृभाषा दिवस की, क्योंकि जब एक शिशु माँ की कोख से जन्म लेता है और सृष्टि में आता है और सृष्टि की इस सुंदर रचना में सबसे अच्छा जीवन यदि किसे मिलता है तो वो मनुष्य को मिलता है, नारी और पुरुष को। और नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के सामंजस्य और एक दूसरे के निकट और समीप आते हैं तो उसका पहला आधार भाषा होता है। और वो भाषा हमारे देश का कोई भी कोना हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या गुजरात से पूर्वोत्तर के जो हमारा राज्य है वहाँ की जितनी भी वाणियाँ हमारी हैं, वे वाणियाँ ही हमारी संस्कृति की धरोहर है और वे वाणियाँ ही हमारी मातृभाषा है। ये अलग बात है कि हमने अज्ञानतावश भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर या रीति नीति के नाम पर स्वयं को अलग कर दिया और मातृभाषा के नाम पर हमारे अनेक वितंडावाद या अनेक आधार तैयार हुए, जबकि ऐसा नहीं है। मैं मानता हूं, मैं भाषा का विद्यार्थी हूं, साहित्य का विद्यार्थी हूं। भाषा का जो प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है उतना कोई दूसरा आधार अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मनुष्य की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी यदि हम करते हैं तो भाषा के माध्यम से करते हैं। और सबसे पहले वही भाषा जो हमने अपने परिवार से या अपनी माँ से सीखी होती है या अपने निकटतम संबंधियों से सीखी होती है। तो भाषा तो मातृवत हमारे अंतस में स्थित है और हम ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम मिट्टी, सरिता, शिखर को भी पूजनीय दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तक कि वनस्पतियों को भी देखते हैं। वहां भी हमें कहीं ना कहीं मातृवत भाव द्रष्टव्य होता है। मुझे याद आ रहा है आचार्य दंडी का वो कथन, उन्होंने अपने काव्यदर्श में कहा है कि यह त्रिभुवन अंधकार से निमग्न होता यदि भाषा न होती। कितनी बड़ी बात कही है हमारे संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ आचार्य दंडी। इसके उपरांत भर्तृहरि इसे और आगे थोड़ा ले जाते, विस्तार देते हैं, कहते हैं कि जो हमारा व्यवहार है और उस व्यवहार को
अच्छे ढंग से प्रवृत्त करना है, उसका साधन कोई है तो वो शब्द है। शब्द नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो हमारा परिचय नहीं, हमारा परिचय नहीं तो हमारी अस्मिता नहीं, हमारी अस्मिता नहीं तो हमारा आधार अधिष्ठान नहीं। कहीं ना कहीं हम कितनी भी दौड़ में जाएं, हम अपने आधार से जुड़े होते हैं। कोविड-19 इसका साक्षात उदाहरण है। जो लोग भ्रमवश कहें या कुछ भी कहें या रोजी रोटी के लिए कहें, अपने क्षेत्र से दूर चले गए, अपनी माटी से दूर चले गए। पर इस प्राकृतिक महामारी ने हमें ये सोचने पर तो बाध्य कर दिया कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपनी मां से जुड़े रहो, क्योंकि मां में ममता होती है, उसमें ममत्व होता है, उसमें समता की भावना होती है, उसमें समदृष्टि होती है, उसमें समान भाव से जीने की एक ललक होती है। और वो जिजीविषा यदि हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वो मातृभाषा से होती है। यह अलग बात है कि हमने इसे अनेक भागों प्रभागों में बांट दिया है। मैं समझता हूं कि हमें ऐसे नहीं बांटना चाहिए। इस तरह से अकादमी ये कार्यक्रम कर रही है और हमें सचेत सतर्क कर रही है कि हमें अपनी जड़ों पर लौटने की आवश्यकता है। जिंदगी की दौड़ में हम इतने आगे न जाएं कि हम अपने पीछे का रास्ता ही भूल जाएं कि हम कौन थे, क्योंकि भाषा मेल भी करती है और विरोध भी करती है। चाहे कितना भी विद्वान व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना गुणी व्यक्ति क्यों ना हो, आकर्षक तभी वह होता है जब उसके पास भाषा होती है, और भाषा भी अपनी, क्योंकि अपनी भाषा में मिठास होती है, उसमें मृदुता होती है, उसमें संबंध होता है, उसमें नैकट्य होता है। और यही निकटता और यही संबंध हमें संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभवानासी जानताम जैसी भावधारा को तैयार करता है और हमें उस क्षेत्र तक ला खड़ा करता है। आत्मीयता का बोध मातृभाषा देती है। जब तक भाषा मृदु नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं बन सकते। इतर भाषा के माध्यम से हम कब तक अपनी पहचान बनाते रहोगे? अंततः हमें अपनी ही भाषा की ओर आना होगा, और यही हमारी सबसे बड़ी संस्कृति है और यही संस्कार है, क्योंकि माँ संस्कार देती है, एकीकरण का आधार तैयार करती है। और यही एकीकरण जो है ये वाणी के साथ आगे जाकर के ये तेजस्विता के साथ और तेजस्विता के साथ एक निर्मल पावन स्वच्छ धारा का निर्माण करता है। मुझे लगता है कि मातृभाषा हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ अधिष्ठान है। इसी के साथ मैं आप लोगों के बीच अपने वक्तव्य को संपन्न करता हूँ। जय भारत, जय मातृभाषा। धन्यवाद। इंद्र सिंह जी ने अपनी मातृभाषा के बारे में अपने विचार रखे कि जो मातृभाषा होती है एक माँ के समान होती है, जिसमें ममत्व भी होता है, निकटता भी होती है और हम सभी को जोड़ के भी रखती है। इसके आगे के कार्यक्रम के लिए मैं इससे पहले ऋग्वेद की कुछ पंक्तियां आपके साथ बांटना चाहूंगी। इलाम सरस्वती मही तिस्रः देवी मयो बुहवा बहरी सिदंतु अस्त्रिधा। अर्थात किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए मातृ संस्कृति, मातृभाषा और मातृभूमि अत्यंत आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि जब ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख किया है तो हम इस बात को कभी नहीं नकार सकते कि हमारी मातृभाषा के बिना हमारा कोई अस्तित्व है। यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अपनी मातृभाषा का कोई व्यक्ति मिल जाता है। यदि हम किसी देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, किसी कोने में, यदि हमें कोई अपनी मातृभाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है तो ऐसे लगता है जैसे रेगिस्तान में किसी को पानी मिल गया। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री देवराज संसालवी जी के लिए। देवराज संसालवी जी की पुस्तक का विमोचन हम आज अपने मंच पे करने वाले हैं और इनकी 2 पुस्तकों का विमोचन आज हम करवाने वाले हैं। देवराज संसालवी जी, आप मंच पर आइए और मैं सुदर्शन वशिष्ठ जी से निवेदन करूंगी कि पुस्तक विमोचन के साथ स्वागत करें। देवराज संसालवी जी की आज 2 पुस्तकों का विमोचन है। पहली पुस्तक हिमाचली कविता, ये एक काव्य संग्रह है हिमाचली भाषा में, जो कि हमारी मातृभाषा है। और इसी के साथ उनकी दूसरी पुस्तक है छोड़िए शराब। हमारे पास है
साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी उमा ठाकुर जी को। आज उनकी भी पुस्तक का विमोचन हमारे ही मंच से होने वाला है। महासुवी लोक संस्कृति का आज विमोचन हमारे बीच में है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगी कि उमा जी की पुस्तक का भी विमोचन किया जाए। अब मैं इंद्र जी से निवेदन करूंगी कि वो उमा जी का सम्मानित करें। इसी के साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अकादमी के सचिव श्री करम सिंह जी को। आज के इस कार्यक्रम में सम्माननीय अध्यक्ष श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर सिंह ठाकुर जी, डॉक्टर विजय वर्गीय अनुराग जी, उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी लेखकों का, कवियों का, कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद शिमला में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले तो सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं, अभिनंदन कि हम सभी कोरोना काल के बाद सही सलामत सृजन करते हुए, कविताएं लिखते हुए, ऑनलाइन पर लाइव रहते हुए, एक दूसरे को खूब सुनाते हुए सकुशल रोटी टाउन हॉल में फिर मिले हैं 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद, बहुत तनाव से गुजरने के बाद। आज कोरोना के बाद पहला कार्यक्रम हमने 14-15 को ठाकुर राम सिंह जयंती के तौर पर किया, जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री गोविंद ठाकुर जी मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान हुए, और वो पहला कार्यक्रम था। दूसरा कार्यक्रम आज आप सभी के साथ हम केवल एक ही मिलने जुलने का बहाना था, और संयोग से आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, तो हमने सोचा कि क्यों न इसी बहाने आज सबके साथ फिर से एक बार मिलना मिलाना, और कुछ जो कुछ आपने कोरोना काल में लिखा है वो सुनने का कुछ अवसर मिल जाएगा। आज सोशल मीडिया पर मैंने एक छोटी सी 2 लाइनें पढ़ी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, और उसमें उन्होंने ये कहा कि मुझे गणित और विज्ञान अपनी मातृभाषा में पढ़ने का मौका मिला, और इसलिए मैं विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर पाया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और पूरी दुनिया में जो मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हैं, जब हम ये बहानेबाजी करते हैं कि विज्ञान की भाषा तो अंग्रेजी हो सकती है, कोई दूसरी हो नहीं सकती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक आधुनिक काल का ये कहता है कि वैज्ञानिक होने के लिए मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना भी जरूरी है, कि जो सृजन, जो इनोवेटिव आइडिया जो अपनी मातृभाषा में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। माँ बोली मातृभाषा के रूप में आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसी तरह की बहुत सारी बातें और भी हम आगे सुनेंगे, एक दूसरों के साथ साझा करेंगे। लॉकडाउन में बहुत सारे अनुभव भी रहे, और उस पर बहुत सारे लोगों ने लिखा, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, किताबें लिखी, कविताएं लिखी, और बहुत कुछ छप भी रहा है, छप चुका है, छपता रहेगा, आगे और भी संकलन आते रहेंगे। सबके अपने अपने अनुभव हैं। हम लोग लॉकडाउन के बाद एकदम घर में थे। पहला लॉकडाउन जब लगा, मोदी जी ने एक आह्वान किया और हम घरों में बंद हो गए। उस समय मैंने कविता लिखी और सोशल मीडिया पर डाली वीडियो, और काफ़ी वो लोगों ने पसंद भी करी। एक आवाज़ पर देश रुक जाएगा, देश अपने घरों में सिमट जाएगा, हमने सोचा न था, हमने सोचा न था, और वाकई में नहीं सोचा था। उसके बाद ताली थाली की प्रक्रिया से गुजरते हुए आज भारत वैक्सीन पूरे विश्व को बांट रहा है।
और जो एक नारा प्रधानमंत्री ने दिया था कि कोरोना के साथ जीना होगा, फिर धीरे धीरे हमने जीना सीखा। फिर हम लाइव की दुनिया में आए, नए नए प्रयोग हुए। एक मेरा मित्र कहीं बहुत दूर मध्य प्रदेश में फंसा हुआ था, तो उसका मुझे मैसेज आया कि भाई कुछ तो मुझे भेजो। डोगरी का एक गीत उस टाइम चल रहा था, रोही जोई के कुछ गीत शुरू हुए थे। मैंने वो गीत उनको फॉरवर्ड कर दिया। जब उन्होंने वो गीत सुना तो उसको ये लगा कि नहीं, अब मैं दुनिया में हूँ, और धीरे धीरे ऐसा वो सुनते सुनाते कुछ और मैं उनको भेजता रहा। फिर ये चला कि फिर कुछ अपनी कविताएं एक दो उनको भेजी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा और कुछ चाहिए। जो लोग इस समय तनावग्रस्त हैं या कुछ क्रिएटिव होना चाहते हैं, उनको कुछ इस तरह का जोड़ने की कोशिश कीजिए। बातचीत हुई हितेंद्र शर्मा जी से कि भाई कुछ हो सकता है। इन्होंने ये कहा कि प्रवचन देने वाला कोई हो तो मैं कैमरे का काम, ऑनलाइन का काम मैं संभाल लूँगा। अब प्रवचन कौन करे? मैंने कहा भाई हमारे पास तो नहीं है कोई, मैं अपने आप आता हूँ। तो शुरुआत मैंने की। तो उस दिन जब मैं पहला दिन लाइव करने के लिए तैयारी कर रहा था, 2-3 दिन से बड़ी टेंशन थी। ये नेट कैसे चलेगा, सिग्नल कैसे पकड़ना है, मोबाइल कैसे यूज़ करना है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा एक तनाव चल रहा था। और ऐसे था जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध की तैयारी के लिए हम लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या करना है। लेकिन वो शुरुआत हमने की। तो शुरुआत में मैं था, हितेंद्र जी थे। जैसे ही थोड़ा थोड़ा लाइव शुरू होना हुआ, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़ते गए, और फिर धीरे धीरे काफ़ी लोग जुड़े। और जिसको भी कहा किसी ने मना नहीं किया। छोटे से छोटे साहित्यकार ने, कलाकार ने, बड़े से बड़े अभिनेता ने, फिल्म डायरेक्टर्स तक उसमें आए, किसी ने मना नहीं किया। अभी तक भी लोग जुड़ रहे हैं और बड़े आदर सम्मान से सब साथ में आ रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ तो लगी, जब अशोक जी सेक्रेटरी थे, उन्होंने बहुत काम किया, उस समय बहुत डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो वो बंद कैस्टों में पड़ा हुआ था। हमने वो सारी कैस्टें निकाली, उसको दोबारा से नए फॉर्मेट में डाला और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। लेकिन वो तो था पुरानी कैसेट, कोई मेला है, कोई मंदिर का है, कोई देवी देवता का कोई कार्यक्रम है, कोई पर्व है, कोई उत्सव है। तो उस बहाने हमने जो पुरानी डॉक्यूमेंट्री थी 20, 25, 30 साल पहले की, उनको नए रूप में ला करके प्रिजर्व कर लिया, और वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे चल पड़ा। अब हमारे पास ये था कि कंटेम्प्रेरी भी हमारे पास कुछ चाहिए, तो उसके लिए साहित्य कला संवाद का जो कारवां है वो चला, और आप सब लोगों का सहयोग मिला और कार्यक्रम में चल पड़ा। फिर हितेंद्र जी धीरे धीरे बहुत तो इसमें नए नए प्रयोग करते रहे। आज फेसबुक पे लाइव है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहता हूँ। हितेंद्र जी लाइव कर रहे थे और लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो जितना इनके पास कंप्यूटर में बैकअप था, उतनी देर ये 5-7 मिनट तक चलाते रहे, काला काला आता रहा। हमें टेंशन हो गई कि ये कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फ़ोन किया, बात की, तो उन्होंने कहा लाइट नहीं है। बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता इनके वहाँ पर हैं, माननीय अश्विनी जी। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा कार्यक्रम, और अगर लाइट नहीं हो तो क्या बंद हो जाएगा? उन्होंने कहा कि लाइट नहीं है तो नहीं होगा, लाइट होगी तो होगा। अगले दिन उन्होंने एक इन्वर्टर खरीदा और इनके घर में पहुंचा दिया। उन्होंने ये कहा कि कार्यक्रम बंद नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हमारे लिए एक चैलेंज हो गया कि क्या हम उनकी उन भावनाओं को बनाए रख पाएंगे। फिर हमने एक नए सिरे से मेहनत की, कुछ लोगों से संपर्क किया, बातचीत की, कार्यक्रम बांटे, अलग अलग करते चले गए। बहुत सारे लोग 7 बजते हैं तो मैसेज आने लग जाते हैं, शुरू क्यों नहीं कर रहे? लेकिन आज की डेट में उन लोगों के बल पर ही हम फेसबुक चैनल को मोनेटाइज कर पाए हैं। एक चैनल हमारा यूट्यूब का मोनेटाइज हो गया है, और अब हम ये चाह रहे थे कि अब धीरे धीरे शुरू हो गया तो इसको थोड़ा बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन लोगों की अपेक्षा अभी तक है कि नहीं, हमारा तो अभी तक नंबर नहीं लगा, बंद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक हैं जिनको कार्यक्रम में अभी तक हम शामिल नहीं कर पाए। लेकिन बम्बई से, महाराष्ट्र से, देश के दूसरे भागों से, हिमाचल के लोगों से ज़्यादा
देखा जा रहा है और वहाँ के बड़े बड़े विद्वान कुलपति जैसे लोग भी इस सब में आकर के अपने विचार रखते हैं। तब हमको ये थोड़ा सा सोचने पड़ा कि क्या किया जाए, तो फिर ये अभी धीरे धीरे साथ चल रहा है और इसको हम कोशिश कर रहे हैं, बना पा रहे हैं। फिर मंत्री जी हमारे 2-3 बार लाइव के लिए आ गए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम उसमें चलने लगे, तो हम अपने जाल में धीरे धीरे अपने आप इसमें फंसते गए और अब हमको वो चलाना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबका जो सहयोग है उसके बाद भी चलता है। अभी हम दिल्ली गए तो हमने अब सोचा कि अब तो लाइव कर देते हैं और छोड़ देते हैं, तो लाइव में ही बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ हम लगी, अभी रितेंद्र जी दाड़ला गए, तो ये कार्यक्रम हम लोगों ने शायद कल परसों चलेगा। दूर गांव में औरतें हैं जिन्होंने मंच नहीं देखा, कैमरा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन इतना सुरीला वो गाती हैं, संस्कार गीत, लोक गीत, जो हमारे बड़े बड़े जो प्रोफेशनल है वो नहीं गा पाते। जो हम लोग 30-40 साल से कविताएं लिख रहे हैं, ये कविता भी याद नहीं होती है, बिना पढ़े नहीं स्टेज पे आ पाते हैं, वो लोग बहुत कुछ जवानी अपने में समेटे हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको लेकर के चले रहे हैं। अभी हमने सोलन में एक कार्यक्रम रिकॉर्ड किया, लता कश्यप है, लोकगीत गाती है, लेकिन बहुत सुरीला, बहुत अच्छा। तो महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, वो हमारे गीत करो, हमारे संस्कार गीत करो, फोक को हमने प्रमोट किया। और मेरे ख्याल में आज की डेट में 300 वीडियोज़ 1-1 घंटे के हमारे पास साहित्यकारों के, कलाकारों के लोकगीत के ऐसे पड़े हैं जो हम लोग उसमें देख रहे हैं लोग। और एक एक गीत तो कुछ ऐसे भी कार्यक्रम है जो 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा देखे गए हैं, जिनके इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो तब ये लगता है कि नहीं, लोग देख तो रहे हैं, नोटिस तो ले रहे हैं, तो शायद चलना चाहिए, धीरे धीरे चलेंगे। तो हमने बच्चों के लिए कार्यक्रम रखे, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे बाल मंच में आ रहे हैं। कई लोग ऐसे थे जिनके पास लॉकडाउन में खाने को रोटी नहीं थी। हमने कार्यक्रम किया, एक आर्टिस्ट को 2000 रुपये दिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कुछ दिन का गुजारा हो गया। फिर उनको दोबारा महीने बाद प्रोग्राम दिया, 15 दिन बाद फिर किसी न किसी कार्यक्रम में लाए, तब जाकर के उनका गुजर बसर चल रहा है। तो लॉकडाउन में इस तरह के बहुत सारे अनुभव हुए। आप लोगों को भी कहानियाँ, कविताएं लिखने के लिए नए नए प्लॉट मिले, बहुत सारी संवेदनाएं इस तरह से बनी हैं, कथाएं, बहुत कुछ इसमें लिखा गया है और धीरे धीरे वो सामने आएगा। तो इसलिए अब हम लोग इस तरह के सेमी वर्चुअल कार्यक्रम करने वाले हैं और आगे भी ये कार्यक्रम हम लोग तो चाहेंगे। और मैं तो चीज़ चाह रहा हूँ, कल भी कुछ लोग बात कर रहे थे, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहेगा कि मुझे कार्यक्रम करना है, वो अकादमी उसको अनुदान देने को तैयार है। इसी हॉल में ये कार्यक्रम करने का 5-7 हज़ार का खर्चा होता है, वो हम देने के लिए तैयार हैं। आप जब चाहें इंडिविजुअली संस्था के आधार पर करें, हमें कार्यक्रम करना है, हम हमेशा तैयार हैं। और इस साल तो वैसे ही पैसा सबके पास बच रहा है, तो 2 महीनों में कुछ खर्चा हो जाएगा तो अच्छी बात है, वो पैसा कम से कम साहित्यकारों कलाकारों तक पहुँचेगा तो सही। तो ऐसे प्रयास जारी हैं, तो आप लोगों के सुझाव उसके लिए आमंत्रित रहेंगे। हाँ, एक काम हमने इसमें बीच में किया है, संसारी जी हैं, वंदना राणा जी हैं, जो कांगड़ा के साहित्यकार हैं, उसमें काफ़ी जुड़े हुए, वशिष्ठ जी भी उसमें शामिल हैं। NIT के साथ कांगड़ी बोली को लेकर के हम एक उसका डिवाइस तैयार कर रहे हैं ट्रांसलेशन के लिए, और वो लगभग फाइनल स्टेज में चला गया है। उसमें 1 लाख सेंटेंसेज जो वो कांगड़ा के हिंदी के ट्रांसलेशन के तैयार किए गए हैं। हमारा नहीं हो रहा, हमारा नहीं। अब हमने उनको कहा कि ठीक है भाई, आप भी करिए। तो NIT ने ये ऑफर दी कि जो हमें डाटा अवेलेबल करवा देगा पहाड़ी का और ट्रांसलेशन का 1 लाख सेंटेंसेज तक का, उसको हम डिवाइस बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से आप देखें तो हमारे पास साहित्य नहीं है, किताबें नहीं हैं। आप मासूई का उठा लीजिए, कितनी किताबें मासूई हमारे पास, कांगड़ी में तो है जो सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो भी कम पड़ रहा है, फिर लिखवाना पड़ रहा है। मलयाली, चलियाली और कुल्लू में तो साहित्य ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5-10 किताबें होंगी। और इवन अकादमी में, भाषा विभाग में पिछले 10-12 सालों से पहाड़ी का लिखाना, छपना, छपवाना, वशिष्ठ जी जैसे ही गए तो पहाड़ी भी साथ ही चली गई। उसके बाद जो लोग आए उन्होंने पहाड़ी के लिए काम किए नहीं, उल्टा पहाड़ी की योजना बंद हो गई। अब हमने पिछले 2 सालों से कुछ शुरू किया है कि दोबारा से चलें। और देवराज संसाली ने जो आज ये किताब
रिलीज की है। इसके लिए इनको बहुत बार कहा गया कि आप लिखिए, हम अनुदान देंगे, हम खरीद लेंगे, जैसे भी करेंगे। और पहाड़ी की अभी तक हमने कोई किताब अपने इस टेन्योर में रिजेक्ट नहीं होने दी है कि पहाड़ी की कोई भी किताब आती है, वो मराठी में है, वो कांगड़ी में है, मलयाली में है, किसी भाषा में भी है, तो आइए हमें दीजिए, छपने दीजिए। डोगरी में जब लिखा गया है तो उन्होंने साहित्य लिखा है, पंजाबी में जब लिखा गया है तो उन्होंने साहित्य लिखा, बहुत सारा लिखा। हमारे पास साहित्य कम है। अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करते तो उतना साहित्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। सेंसस में जो पहाड़ी स्पीकिंग होने चाहिए, लोग कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, नहीं है। 5 लाख लोग कम से कम पहाड़ी बोलने वाले होने चाहिए। तो हमने तो ये कहा कि सारे पहाड़ी बोलते हैं। 10 जिलों में तो कम से कम पहाड़ी बोली जा रही है, और वो लाखों में है, 50 लाख में, पर 5 लाख से कहीं ज़्यादा है। तो धीरे धीरे वो प्रक्रिया भी सरकार की ओर से चल रही है, केंद्र को मान्यता के लिए जा रहा है, लेकिन लिखा नहीं जा रहा है, लिखा कम जा रहा है। पहाड़ी में लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम किसी स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं जा रहे हैं, कोई मानकीकरण नहीं करने वाले हैं। आप जिसमें भी लिखते हैं लिखिए, छपवाने के लिए अकादमी पूरी की पूरी सहायता करेगी। तब हम मातृभाषा दिवस मनाने के उपलक्ष्य में कुछ काम कर पाएंगे और वो सार्थक हो पाए। केवल बातें करने से नहीं चलेगा। एक व्यक्ति एक किताब तैयार कर लेता है तो साल में कम से कम 50 किताबें आनी चाहिए। वैसे किताबें बहुत छप रही हैं, बहुत आ रहा है। अब एवरेज 4-5 किताबें पहाड़ी की भी आ रही हैं। बाकी साहित्य हम देखें तो 100 से 150 के बीच में हर साल हिमाचल में किताबें छप रही हैं, जो हमारे तक आ रही हैं। उससे ज़्यादा कहीं आंकड़ा है, बहुत ज़्यादा किताबें छप रही हैं। एक एक व्यक्ति की कई किताबें साथ में हर साल आ रही हैं। तो आप लोगों ने इस दौरान जो लिखा है वो थोड़ा थोड़ा साझा करेंगे। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है वो चल रहा है और आगे चलता रहेगा, लाइव वाला भी। आप सबको उसमें जोड़ने का प्रयास रहेगा, नए कवियों को भी और वरिष्ठ साहित्यकारों को भी। अब तो हमने एक इंटरव्यूज करके भी उसमें कार्यक्रम शुरू कर दिए है। देवकन्या जी ने डॉक्टर जयवंती टिमरी का कल इंटरव्यू किया है 1 घंटे का, तो उसको भी हम उसमें शामिल कर रहे हैं। तो आप लोग भी किसी साहित्यकार का इंटरव्यू करके रिकॉर्ड करके हमें देना चाहते हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि वो पूरी तरह से साहित्यिक होना चाहिए। कोई राजनीति नहीं, कोई दलगत बात नहीं, किसी की क्रिटिसाइज इन पर्सन नहीं होनी चाहिए। मतवाद को लेकर के हो, साहित्यिक समीक्षा हो, उसका स्वागत रहेगा। मैं और आपसे बांटना चाहूँगा, तो हितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, इन्होंने बहुत सारा हमारा लंबा साथ भी दिया। और साक्षी जी भी हमारे मॉडरेटर के तौर पे बहुत सारे कार्यक्रमों में आ रही हैं। और सबसे पहला जब कार्यक्रम हमने शुरू किया था तो कल्पना जी ने शुरू किया था, कैसे होगा, क्या होगा, तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी। बड़ा लंबा सफ़र है। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि मार्च में साहित्य, संवाद, कला यात्रा पर भी जब 300 एपिसोड पूरे हो जाएंगे तो सोच रहे हैं हम 20-21 को गेटी थिएटर में कोई एक अच्छा कार्यक्रम किया जाए, जिसमें जिन लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया उनका भी थोड़ा सा सामने हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन पर्दे के पीछे रहे, फिर मास्क में ढके रहे, तो मार्च अप्रैल तक शायद थोड़ा थोड़ा हम लोग एक दूसरे को पहचान पाएंगे। तो फिर से हम एक दूसरे के सामने आए, पहचान पाएँ। इस वर्ष हमने अभी 4 कला सम्मान भी घोषित कर दिए गए हैं। साहित्य में 1 वर्ष का बैकलॉग है, बाकी हमने लगभग बराबर कर दिया है। पहाड़ी समिति पहाड़ी भाषा साहित्य के लिए बनाई जाती है। उसमें 6 लोगों का पहले नॉमिनेशन सरकार ने कर दिया था और 6 का और होना था। उसमें हमें प्रसन्नता है कि सरकार ने हितेंद्र शर्मा और साक्षी शर्मा जी का नोटिफिकेशन अप्रूवल किया है, जो पहाड़ी भाषा स्थायी समिति के अकादमी के सदस्य मनोनीत किए गए हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हितेंद्र शर्मा जी को विशिष्ट भी सम्मानित करें। बाकी प्रक्रियाएं तो अलग से चलती रहेंगी। हितेंद्र जी पिछले कई सालों से मीडिया में काम कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। और अभी लॉकडाउन के दौरान जब इन्होंने अकादमी के साथ कार्यक्रम शुरू किया तो इन्होंने बाकी सारे कार्यक्रम छोड़ दिए। लेकिन इनका ये कहना है कि जो मन से अकादमी के कार्यक्रम में जो माहौल बन पा रहा है वो कहीं और नहीं बन पा रहा है। तो ये पूरी तरह से सब काम छोड़ करके हमारे साथ काम कर रहे हैं और जितना समय दे रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जानते हैं। रात के 11 बजे भी कई बार अगले दिन का कार्यक्रम शुरू करना है
तो वो भी चलता है। और कई बार ऐसे कार्यक्रम हुए, कहीं रास्ते में रुक करके, कहीं जा करके, कहीं सिग्नल घर में नहीं आया तो कहीं कंप्यूटर उठाया, कहीं बाहर बैठ के कहीं किया, लेकिन कार्यक्रम रुकने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो आज से इनका एक सफर अकादमी परिवार में एक सदस्य के नाते शुरू हो रहा है। आइए, आपका स्वागत है। सबसे युवा कवि थी हम कहें, और हमारे साथी सहयोगी साक्षी शर्मा जी, इन्होंने बहुत साथ दिया है। कई बार ऐसे चैलेंजिंग कार्यक्रम होते हैं कि कौन करेगा, तो साक्षी जी सामने आते हैं और उनको भी पहाड़ी समिति में अभी सदस्य मनोनीत किया गया है। उनका भी हार्दिक स्वागत है। साक्षी जी वैसे कंप्यूटर से संबंध रखती हैं, कंप्यूटर की टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और कंप्यूटर में रिसर्च भी कर रही हैं, लेकिन साहित्य और सामाजिक सरोकार के साथ इनका संबंध है। तो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स में, कार्यक्रमों में भाग लेती रही हैं। आपके पास ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। नरेश देव जी को देख के मुझे याद आया, वो बात मैं सबके साथ साझा जरूर करना चाहूँगा, जो सिर्फ मैं और हितेंद्र जी जानते हैं। नरेश देव जी का लाइव था और ये गांव में थे, लाइट चली गई, मौसम खराब है, चांदी नहीं है, बादल हैं, बिल्कुल काला काला है। कार्यक्रम शुरू हो गया तो मैं थोड़ा देरी से जुड़ा। मैंने एकदम जब कार्यक्रम देखा, मैंने देव जी को कहा, मैंने कहा भाई कम से कम बैकग्राउंड कुछ तो देख लेते, दिख ही कुछ नहीं रहा है। तो ये हंसे, कहते बाद में बताऊंगा, कार्यक्रम चलने दीजिए। कार्यक्रम हुआ तो बाद में इन्होंने बताया कि लाइट नहीं थी। नरेश जी छत पर बैठ के बाहर जा करके, पत्नी सामने खड़ी है, टॉर्च मुंह पे की हुई है, सिर्फ चेहरा दिख रहा है ना, और ये बोल रहे हैं, धारा प्रवाह रूप से बोल रहे हैं, मुंह दिख रहा है, बाकी पीछे सब काला। रात है, अंधेरा है, पीछे बादल है, मौसम खराब है। थोड़ी देर बाद ये कम कपाने लगे, आवाज मेरी कम कपी हुई। तो इनकी पत्नी ने चुपचाप एक कंबल ओढ़ा और पीछे से डाल दिया। लेकिन लाइव नहीं रुका और पूरी तरह से 1 घंटे का इन्होंने लाइव किया। तो हमें थोड़ा सा और ऊर्जा आई है कि जब ऐसे ऐसे लोग साहित्य का बैठे हैं भाई, जिनको सर्दी का प्रवाह नहीं है, किसी चीज़ की प्रवाह नहीं है, बस जिसको कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, कि कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे साहित्यकारों के रहते हुए अकादमी के ये कार्यक्रम, ये कारवां चलता रहेगा और आप सब लोगों का ऐसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे जो आगे चलते रहेंगे। ये जो साहित्य कला संवाद का सफर हमारा चला है, उसमें इतने लोग हमसे जुड़ गए हैं कि जब भी हम किसी को देखते हैं, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मुझे नाम पता है, मैं पहचानती हूँ, पर मेरी कभी बातचीत नहीं हुई। वो साहित्य कला संवाद के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, मैं उन्हें पहचानती हूँ उस माध्यम से। मुझे लगता है कि ऐसे हम देश में कई लोगों से जुड़े होंगे, क्योंकि सर हमारे साथ काफ़ी सारी बातें ऐसी साझा करते रहते हैं कि वहाँ पे हमें ऐसे बोला गया, आप वही हैं जो वो कार्यक्रम करवाते हैं। तो हम हैरान हो गए कि आप तक भी पहुँच गया ये कार्यक्रम। तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हिमाचल अकादमी इतने सारे हमारे लिए प्रयत्न कर रही है हमारे को मौका देने के लिए। तो हम सभी को मिलजुल कर एक मजबूती के साथ हमें भी योगदान करना है, सभी को योगदान करना है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं बुलाना चाहूँगी कांता जी को कि वो आगे का कार्यक्रम संभाले और मेरा सफर यहीं तक। आप सभी का शत नमन। आज मातृभाषा दिवस के अवसर पर हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा जो ये आयोजन किया जा रहा है, काव्य गोष्ठी का और 2 पुस्तकों का जो विमोचन हुआ है, उसके लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप सभी प्रबुद्ध जन का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अकादमी की ओर से। क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी रहेगी और हमारा यही प्रयास रहेगा कि जितने भी यहाँ कविगण हैं उन्हें मौका मिले कविता सुनाने का। और एक बात और बताना चाहूंगी कि आप सभी से मेरा यही विनम्र जो निवेदन है कि आप ज्यादा समय ना खींचें।
आप जो भी आपकी रचना है आप पहाड़ी में सुना सकते हैं, हिंदी में सुना सकते हैं, कांगड़ी बोली में, जैसे भी आपकी इच्छा है। लेकिन समय इतना लें कि जितने भी हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं उन सभी को इंतजार ना करना पड़े कि मेरी बारी आई नहीं, मतलब सबका नंबर यहाँ लगना चाहिए। कि कोरोना काल मतलब कोविड-19 के चलते जब एक तरह से जिंदगी की रफ्तार कहीं ना कहीं रुक सी गई थी, तो एक उम्मीद की किरण, या फिर घर में हम लोग बोर ना हो और हमें ये ना लगे कि जो हमारा वो जीवन है ये निष्क्रिय हो चुका है या फिर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए अकादमी ने एक सराहनीय पहल की, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं अकादमी के सारे सदस्य भी, और विशेषकर हितेंद्र शर्मा जी, जिनकी वजह से ये काम अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, जैसे कि उम्मीद बंधाई है हम सभी को सर ने। तो बहुत सारे आयोजन इस तरह के नहीं हो पाए और आज जो ये एकत्रित होने का यहाँ मौका मिला है, तो जी हाँ, संक्षिप्त सा विवरण मैं यहाँ देना चाहूंगी। पहाड़ी लोक संस्कृति का एक अथाह सागर है महासुई लोक संस्कृति किताब में, और यहाँ पे आपको ढोल की थाप भी सुनाई देगी, लोकगीतों की स्वर की लहरिया भी, और जीवन को उमंग से भर देते हैं ये सब। और विवाह के अवसर पर जितने भी संस्कार गीत गाए जाते हैं उनका भी इसमें विवरण है, और साथ ही साथ जो पहाड़ी क्षेत्र में पकवान है या फिर जिनका आप लुत्फ उठा सकते हैं वो सारा विवरण इसमें है। और आज की युवा पीढ़ी जो है पहाड़ी बोली नहीं जानते, कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है, कसूर अभिभावकों का है, और जो इन्हें इन सबसे दूर रखते हैं। कारण ये है कि हम सभी चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, इंग्लिश सीखे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को भूल जाते हैं कि जब बच्चा बोलना सीखता है तो उसका जो पहला अक्षर होता है वो मातृभाषा में होता है। तो हमें अपने बच्चों को इन चीजों से दूर नहीं करना है। धन्यवाद कल्पना जी। यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। मैं अपनी अत्यंत छोटी मतलब लंबी कविताएं लिखता नहीं हूँ, अत्यंत छोटी छोटी 2 कविताएं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहली कविता का शीर्षक है घोंसले का एक पंछी। घोंसले का एक पंछी चाहता उड़ना खुले आकाश में। घोंसले का एक पंछी चाहता उड़ना खुले आकाश में। शक्ति आई पैर और पंखों में उसके, शक्ति आई पैर और पंखों में उसके, नीड़ से उन्मुक्त होना चाहता है। चोंच के चारे चखे हैं बहुत अब तक, चोंच के चारे चखे हैं बहुत अब तक, इतर इनके स्वाद चखना चाहता है। मार्ग में है बहुत बाधा, बाज और बहेलिए हैं। मार्ग में है बहुत बाधा, बाज और बहेलिए हैं, किंतु साहस हौसले के साथ उसने ले लिए हैं। चाहता उस मुल्क में जाना जहां पर आज तक कोई नहीं है पहुंच पाया। चाहता उस मुल्क में जाना जहां पर आज तक कोई नहीं है पहुंच पाया। क्षितिज के उस छोर को छूना, क्षितिज के उस छोर को छूना जो धरती को लपेटे अंक में है। किंतु जिसने आसमां का ले लिया ठेका है उसने, किंतु जिसने आसमां का ले लिया ठेका है उसने, जड़ दिए ताले और चाबी रखी अपने पास में है। घोंसले का एक पंछी चाहता उड़ना खुले आकाश। और एक दूसरी कविता है, शीर्षक है आग इसीलिए जलती है। आग इसीलिए जलती है, हमारे घर के पास ही एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी हो रही है, जिसके निर्माण में वे कामगार लगे हैं जिनके लिए अपना कोई घर नहीं है। एक टूटे से घर में
कई जिंदगियां पलती हैं, आग इसीलिए जलती है। पीने के लिए पानी नहीं, घाटी के सोते से जल भर लाते हैं, प्यास उसी से बुझाते हैं। रोटी को प्याज और नमक से खाते हैं, पसीने की गंध उनके कपड़ों से आती है। गंदी, बिखरी, टूटी, बेमरम्मत परिवार की गाड़ी कुछ इसी तरह चलती है, आग इसीलिए जलती है। एक दिन एक ऊंची और बुलंद इमारत इनके अखंड प्रयास से खड़ी हो जाएगी, फिर उन्हें खदेड़ कर वहां से दूर भगाएगी। उसके साथ ही एक सुंदर चमकदार शिला लग जाएगी, जिस पर उनका कहीं भी कोई निशान नहीं होगा। केवल उनका नाम होगा जिनका उसके निर्माण में कोई योगदान नहीं होगा। सदियों की जमी बर्फ यूं ही नहीं पिघलती है, आग इसीलिए जलती है। धन्यवाद। की जमी बर्फ यूं ही नहीं पिघलती है, आग इसीलिए जलती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इन्होंने अपना कविता पाठ और अपना संदेश हम सभी को दिया। तो अगले काव्य पाठ के लिए हमारे बीच में है संगीता जी, जो कि विश्वविद्यालय से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, और मेरी गुजारिश है कि आप आए और काव्य पाठ कीजिए। चरणों में मेरा शत शत नमन। मंच पर विराजमान सभी विद्वजनों और सभागार में उपस्थित सभी साहित्य मर्मज्ञों को मेरा सादर नमन। हालांकि कविता नहीं लिखती, लेकिन मेरे लिखे हुए बेहुदा किस्म के खत, बाण या उपदेश या जो भी कहें आप, अगर कुछ भी समझ आए तो कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहूंगी आपका अवश्य। लेकिन ये याद रखिएगा कि मेरी लिखी हर एक चीज़ मेरी खुद की नहीं होती। मेरी इवन पढ़ने वाली, लिखने वाली वो अलग बात है, खुद की नहीं होती। कृपया इस भ्रम में ना रहें। ये समझ लीजिएगा कि जो बहुत अच्छा लिखा होगा वो किसी महान व्यक्ति का होगा, जो उससे थोड़ा कम अच्छा लिखा होगा वो महान बनने की तैयारी में होगा, और जो साहित्य को छूने भर लगा है वो साहित्य की दुनिया में उसका जो है पहला कदम होगा। उसके बाद जो बच जाता है वही शायद मैं लिखती हूँ। तो एक कुछ छोटी छोटी क्षणिकाएं लिखने का प्रयास कर रही हूँ मैं। 2 क्षणिकाएं, उसके बाद एक छोटी सी कुछ लिखा है मैंने, कोशिश की है। गौर फरमाइएगा कि नजरअंदाजगी पर भी नजर रखते हो तुम, बड़े दूर की खबर रखते हो। कि नजरअंदाजगी पर भी नजर रखते हो तुम, बड़े दूर की खबर रखते हो। प्रेमी तो हो नहीं, पत्रकार भी नहीं हो। नजरअंदाजगी पर भी नजर रखते हो तुम, बड़े दूर की खबर रखते हो। प्रेमी तो हो नहीं, पत्रकार भी नहीं हो, फिर भी खुदा कसम कमाल का ये हुनर रखते हो। एक और क्षणिका है, चुपके से ताकने का मतलब क्या समझूं, सरेआम की इस लड़ाई को बेबात क्या समझूं। चुपके से ताकने का मतलब क्या समझूं, सरेआम की इस लड़ाई को बेबात क्या समझूं। साजिश है मेरे खिलाफ कुछ यारों संग तुम्हारी। चुपके से ताकने का मतलब क्या समझूं, सरेआम की इस लड़ाई को बेबात क्या समझूं। साजिश है मेरे खिलाफ कुछ यारों संग तुम्हारी, या कि नजरें ही खराब है हमारी, क्या समझूं। कभी याद सताती है, अंतिम पढ़ूंगी। कभी याद सताती है वो हंसी ठिठोली, वो रूठना मनाना, वो चिढ़ना चिढ़ाना, अपना वो शर्माना और बेधड़क उनको दिखाना। कभी आता है, कभी याद आता है वो बीता जमाना, कभी बहुत याद आता है वो यादों के तराने, वो सपने सुहाने, वे चंद अफसाने, अपने वो बहाने। कभी याद आते हैं अनायास वो पुराने जमाने, वो डांटना डपटना, वो प्यार से थपकना, इशारों में वो समझाना, बिन कहे वो नाराजगी जताना। मुझे बहुत याद आता है कभी वो भूला बिसरा तराना पुराना। छुट्टी के दिन बुलाना, फोन करते ही हाजिर हो जाना। छुट्टी के दिन बुलाना, फोन करते ही हाजिर हो जाना, बिन देखे रहा न जाना और बेमौसम आंसू बरसाना।
आज भी याद आता है वही अपना बीता वक्त पुराना। छोड़ गई वो गलियां या छोड़ आई वो गलियां, छोड़ गई या वो छोड़ गई या मैं छोड़ आई, छोड़ गई वो गलियां या छोड़ आई वो गलियां, दुविधा यही हल ना हुई। फोन की घंटियां अब बंद हो गई है, छुट्टी का दिन अब आता नहीं है, बिन मौसम बरसात अब होती नहीं है, बिन पुकारे शाम अब आती नहीं है, खुली आंख सपने अब दिखते नहीं है, बेमतलब जुबान अब खुलती नहीं है। खुद को खुद में खोजना समझ नहीं आता, खुद में ही खोई, खुद ही कुछ खोई, या कि खुद ही से खोई, शायद अरसे से वक्त की भीड़ में किसी को जो बहुत कुछ भीतर तक चला गया था खो चुकी हूँ। बदला है जमाना या कि हम ही बदल गए, न जाने ये बदला है या कि बदला। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद मंच पर आमंत्रित करती हूँ अश्विनी गर्ग जी को कि वो अपनी कविता के साथ मंच पर आएं और अपना कविता पाठ करें। और इनसे ये गुजारिश भी रहेगी कि जो 2 पुस्तकों की समीक्षा यहाँ पे करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवराज संसालुई जी की जो किताबों का विमोचन हुआ उसके बारे में चंद पंक्तियाँ भी कहें। सभी महानुभावों को नमस्कार। यहाँ सारे हमारे साथी बैठे हैं। दूसरा, आज जिन जिन की किताबों का विमोचन हुआ है ये मैडम जी हैं, उमा जी और संसालवी जी, दोनों को मुबारकबाद बहुत बहुत, क्योंकि मैंने अपनी कलम भी बंद कर दी, मुंह भी बंद कर दिया। आज ही चलाया है, क्योंकि मैं था नहीं, यहाँ बम्बे था, वहाँ भी थोड़ा सा कुछ काम था। सिर्फ यही बोलूँगा, एक मैडम अभी यूनिवर्सिटी वाली जो बोल रही थी, बहुत अच्छा बोला, और इसका जवाब ये, मैं तो तन्हा सा रहता हूँ, मैं तो तन्हा सा रहता हूँ, सुबह को शाम कहता हूँ, मेरा इलाज करो, बीमार सा रहता हूँ। मैं तो तन्हा सा रहता हूँ, सुबह को शाम कहता हूँ, मेरा इलाज करो, बीमार सा रहता हूँ, कि मेरा इलाज करो। और दूसरी, पहाड़ी में कविताएं बहुत लंबी लंबी है, इसलिए मैं बोल नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं। दूसरी, पहाड़ी में तो पहाड़ी का मुझे कष्ट होता है, वंदना जी मेरा बुरा मत मानिए, मैं हर बार यही कहता हूँ कि मैंने 41 साल यही प्रोग्राम दिए हैं और यही मैंने दिग्गज तो नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन इसके नज़दीक तो कुछ किया ही होगा। अपनी बोली जो है वो बचपन से माँ से आती है, इन्होंने पहले बता दिया है, और वही बोली, वही पैटर्न, वही पग अगर चलते जाएं तो बोली ऊपर से ऊपर होती जाती है। उसको हम थोड़ा टिंज को भूल गए हैं, वो टिंज हमारे से बाहर हो गई है, इसलिए बोली वो जम नहीं रही। इसको जमाइए प्लीज़। मेरी कोई ज़रूरत है तो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर ऑफ कोर्स कोई बात नहीं है। मैं तो आकाशवाणी आके भी सिखा सकता हूँ, दूरदर्शन भी सिखा सकता हूँ आके, लेकिन दुख होता है जब मैं सुनता हूँ। आप देखिए, मैं क्या, और बैल चल रहे हैं, बेलना जो है गन्ने, इसमें गन्ने पिसते हैं उसमें, और नारायण चंद प्राशर जी मेरे साथ चले हैं, तो मैं बैल देखने लगा और रस पीने लगे। तो बैल जो रो रहे हैं यहाँ से मैंने देखा, और बैल के पास पहुंच गया तो मैं सोचा इनको तो बहुत भारी कष्ट है। वो देखिए 2 लाइनें वो बोलूँगा, बस भी जाऊँगा। केर कर आडुआं चलते जाते, अपनी उस बोली को पकड़ो। केर कर आडुआं चलते जाते, न बहते ना पले बसौंदे, पलछन डंडे खाते जाते, हाई बलदा दी नेक कमाई, कौन कमाते कौन खाई जाते। गन्ने दही गुलाटा खाते, वेस्ट ऊपर का पत्ता जो है, गन्ने दही गुलाटा खाते, फिर भी लोहा खींचते जाते, नहीं बलदा दी नेक कमाई, कौन कमाते कौन खाई जाते। धनगा हो जाए हिम्मत तेरी, तेरी कमाई दुनिया खाती, बदले बिचता देना क्या है, हाय सुक्का का भी नहीं बनती। तो ऐसा है। बाकी हमारे बढ़ऊ साहब हैं, दोस्त हैं मेरे, संसालवी जी, इनकी पुस्तकें आई और ये लगे रहते हैं इस काम में। मैंने एक दिन इनको आकाशवाणी में बुलाया, मेरे को बताया नहीं, मैंने मेरे को बता सो क्या है तो मैं ब्रॉडकास्ट तो कराऊँ। इन्होंने सिर्फ बाद में मेरे को बताया कि मेरे पल्ले 2 खुदोलू। संसालवी जी क्या था, मेरे पल्ले 2 खुदोलू साहब मैल चल लेना, ऐसा था। लेकिन क्या उत्तम इंग्लिश थी उसमें, जवाब नहीं है उसका। इनके लिए धन्यवाद। और जो ये लिखते हैं बिल्कुल अंदर से निकाल के लिखते हैं, पत्थर के अंदर से भी झांकते हैं ये इसमें क्या है। तो ऐसा ही आप झांकिए प्लीज़, प्रोग्राम अच्छे होंगे। धन्यवाद आपका।
हमारे पास यहाँ पर नवोदित कवित्री बैठी हैं हमारे मध्य में, कल्पना ठाकुर, जो पहाड़ी और हिंदी दोनों में लिखते हैं। तो आप मंच पर आए और पहाड़ी हिंदी जो भी आपका मन हो कविता पाठ कीजिए। यहाँ पर उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अब ज़्यादा समय ना लेती हुई अपनी कविताएं आपके साथ साझा करूंगी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है मेरा प्यारा हिमाचल, जो कि बोली में लिखा गया है, जो हमारी पहाड़ी बोली है। कितना शोभला कितना अच्छा मेरा बसेरा प्यारा हिमाचल, कितना शोभला कितना अच्छा मेरा बसेरा प्यारा हिमाचल। ऊंची ऊंची चोटी बर्फरी चादर, ऊंची ऊंची चोटी बर्फरी चादर, कितना शोभला मेरा हिमाचल। भोले भाले मिच्छो एती रे, भोले भाले मिच्छो एती रे, पहाड़ी इलाके बड़े ही अच्छे। कितना इसरा बड़ा और जीवटा मेरा प्यारा शोभला हिमाचल। आलू और गोभी रा बुलका और बढ़िया, आलू और गोभी रा बुलका और अच्छा, सेवरा सीजन भी खूब लागो। कुल्लू मनाली फागू और शिमला, कुल्लू मनाली फागू और शिमला एती रे पर्यटन स्थल, कितना शोभला कितना प्यारा मेरा बांगा हिमाचल। सुथना कुर्ता रिजटा प्यारा, सुथना कुर्ता रिजटा प्यारा, एतीरा पहनावा बड़ा ही न्यारा। कई तो साड़ी भी बामो, कई तो साड़ी भी बामो, पेंटो कोटो राबियो इति बाणा। कितना शोभला कितना बांका मेरा प्यारा हिमाचल, कितना शोभला कितना बांका मेरा प्यारा हिमाचल। और जो मेरी दूसरी कविता है वो है कारगिल युद्ध पर, जो कि 1999 में हुआ था। तो उसके ऊपर भी मैंने एक कविता लिखी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। कारगिल का वो युद्ध कुछ तो अनोखा कर गया, कारगिल का वो युद्ध कुछ तो अनोखा कर गया। कुछ माँओं का दिल दहला तो कुछ माँओं ने साहस किया। कारगिल का वो युद्ध कुछ तो अनोखा कर गया, कुछ माँओं का दिल दहला तो कुछ माँओं ने साहस किया। विजय पताका लहराने पर, विजय पताका लहराने पर भारत का सीना भी चौड़ा हुआ। कारगिल का वो युद्ध कुछ तो अनोखा कर गया। गंवा दी जान वीर शहीदों ने, गंवा दी जान वीर शहीदों ने देश के हित ये काम किया। देकर अपना बलिदान, देकर अपना बलिदान हर भारतवासी का जीवन आबाद किया, हर भारतवासी का जीवन आबाद किया। दुश्मन की गोली का कर डट कर सामना, दुश्मन की गोली का कर डट कर सामना, हम सबको सुख का एहसास दिया, हम सबको सुख का एहसास दिया। शत शत नमन तुम वीर जवानों को, शत शत नमन तुम वीर जवानों को, जिन निज प्राण त्याग कर हम सब पर ये एहसान किया, हम सब पर ये एहसान किया। ऊंचा रहे तिरंगा लहराता, ऊंचा रहे तिरंगा लहराता, मन में तुमने ये ठान लिया। जितना करूं धन्यवाद मैं तुम्हारा, जितना करूं धन्यवाद मैं तुम्हारा, कम ही है हर बार मेरा, कम ही है हर बार मेरा। नमन उन वीर जवानों को जिन, नमन उन वीर जवानों को जिन अपनी माँ को छोड़ स्वयं को भारत माँ को सौंप दिया, भारत माँ को सौंप दिया। तिरंगे में लिपटकर जब तुम घर आए, तिरंगे में लिपटकर जब तुम घर आए, माता पिता का नाम भी रोशन किया। गर्व करे हम तुम पर आज, जिसने इस देश पर अपना बेटा पिता पति और भाई कुर्बान किया। गर्व करे हम तुम पर आज, जिन्होंने इस देश पर अपना बेटा पिता पति और भाई कुर्बान किया। श्रद्धांजलि मैं देती हूँ वीर शहीदों, श्रद्धांजलि मैं देती हूँ वीर शहीदों। ये कविता लिखकर एक छोटा सा प्रयास किया, एक छोटा सा प्रयास किया। धन्यवाद।